अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी परेशानी इस बात ने बनाई हुई है कि एंट्री टेस्ट या जॉब टेस्ट की तैयारी कैसे करें। एकेडमी कौन सी अच्छी है इनके लिए, या टेस्ट में सवाल कैसे आए। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि हमें प्री नर्सरी क्लासेस से लेके 12th ग्रेड तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है। इसके बाद कभी हमें ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन इस क्लास के बाद चाहे आप यूनिवर्सिटी जाएं, आप मेडिकल साइंसेज में जाएं, आप इंजीनियरिंग में जाएं, आप जॉब के लिए अप्लाई करें, आपने एमफिल करना है, आपने पीएचडी करनी है, आपने कोई भी काम करना है, यहाँ तक कि आपने उर्दू लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज के टीचर के लिए भी अप्लाई करना है, तो आपके लिए टेस्ट वो जो डिज़ाइन करेंगे उस टेस्ट के अंदर कम से कम 30% वेटेज इंग्लिश की होगी। और ये कौन सी इंग्लिश है? ये वही इंग्लिश ग्रामर है जो प्री नर्सरी से 12th क्लास तक आपने पढ़ी। ये वही ग्रामर है जो हम पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ क्वेश्चन करने का स्टाइल बदल जाता है। हमें किसी भी टेस्ट में क्या एक्सपेक्ट करना है। जैसा कि मैंने कहा, इंग्लिश का टेस्ट लाजमी शामिल होगा हर तरह के टेस्ट में। चाहे आप उर्दू का ही कोई टेस्ट क्यों नहीं दे रहे, आपने उर्दू टीचर की जॉब के लिए क्यों नहीं टेस्ट देना। अब कौन से टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ? जैसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम, हमारे पाकिस्तान में जैसे एनटीएस का टेस्ट भी हुआ करता है, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, ई कैट इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट, कोई भी जॉब टेस्ट है, गवर्नमेंट की कोई भी जॉब आपने करनी है, किसी भी चीज़ के लिए 30% वेटेज कम से कम इंग्लिश की टेस्ट की लाजमी होगी उसके अंदर। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सिंध की हो, या कोई भी किसी भी किस्म का टेस्ट है, आपको हर टेस्ट में इंग्लिश के क्वेश्चंस लाजमी आने हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? सबसे पहले तो वोकेबलरी लाजमी टेस्ट करते हैं। आपसे सिनोनिम्स का सवाल पूछेंगे। सिनोनिम्स से क्या मुराद है? सिनोनिम्स से मुराद सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं, यानी ये वर्ड्स मीनिंग्स नहीं हैं, ये सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं। जैसे लफ्ज लुक है, इसका एक सिमिलर मीनिंग वर्ड है सी। अब ये दोनों का मतलब उर्दू में लिखा तो देखना जाता है, लेकिन ये दोनों का मतलब सेम नहीं है, ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। आई सी यू का कुछ और मतलब है और आई लुक एट यू का एक और ही मतलब है, लेकिन ये क्लोजेस्ट मीनिंग वर्ड्स हैं। यानी आपके पास एक वर्ड दिया होता है, 4 या 5 आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, आपने उसमें से जो क्लोजेस्ट मीनिंग होता है, यानी एक से ज़्यादा भी पॉसिबल मीनिंग है, एक ऑप्शन तो इंटायरली रॉन्ग होगा, वो सिनोनिम नहीं होगा, 2 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, और एक ऑप्शन और होगा जो निस्बतन लग रहा होगा कि दुरुस्त है लेकिन वो भी गलत होगा। जैसे लफ्ज कॉमिकल है तो कुछ लोग लफ्ज कॉमिक से हो सकता है एनिमेटेड समझें, लेकिन इसका मतलब होता है मजाहिया। अब ये कॉमिकल की कॉनोटेशन, यानी कॉमिकल का जो मिजाज है, वो ऐसा मजाहिया है जिसको हम फनी कहते हैं, या ऐसा जिसको हम हिलेरियस कहते हैं, यानी जिस पर फूट फूट कर कहकहे लगाए जाएं, लोटपोट हुआ जाए। तो इसमें से हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, इस किस्म के सवाल आते हैं। बाय द वे, कॉमिकल का सिनोनिम इनमें से फनी होगा। क्या हमेशा फनी होगा? नहीं। इंग्लिश में एक लफ्ज के लिए 150 सिनोनिम्स भी होते हैं, 50 भी होंगे, 80 भी होंगे। सारों को रट्टा लगाएंगे? हमें हमेशा उन अवेलेबल ऑप्शंस में से बेस्ट और क्लोजेस्ट मीनिंग वर्ड सिलेक्ट करना है। वोकेबलरी टेस्ट के अंदर एक दूसरी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटोनिम्स, यानी उर्दू में मुतजाद अल्फाज, वर्ड्स ऑपोजिट्स, यानी ऑपोजिट मीनिंग वर्ड ढूंढना है। क्या इंटायरली ऑपोजिट होगा? हमेशा ऐसा नहीं होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि बिल्कुल मुतजाद लफ्ज नहीं होगा मीनिंग में, लेकिन चारों ऑप्शंस में जो सबसे ज्यादा उसके मिजाज के मुताबिक जो सबसे ज्यादा ऑपोजिट नजर आ रहा होगा, काउंटर कर रहा होगा ओरिजिनल वर्ड को, उस लफ्ज को हम सिलेक्ट करेंगे। अब लफ्ज बेंटर है, जैसे इसका मतलब होता है मजाक करना, लफ्जों के हेर फेर से मजाक करना। सो वर्ड प्ले इसका सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं। जोक भी इसके सिनोनिम्स में से हो सकता है, एंटोनिम्स में से नहीं। इसका ऑपोजिट या सोबराइटी हो सकता है या डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब भी सीरियस होना है और डिप्रेशन का मतलब तो बहुत ज्यादा सीरियस होना है। तो बेंटर क्या बहुत ज्यादा खुश मिजाज बात को कहते हैं? नहीं, बेंटर कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है खुशी की, इसलिए इसका ऑपोजिट एक्सट्रीम लफ्ज डिप्रेशन भी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट ऑप्शन सोबराइटी होगा। सो ए, सी और डी ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि ये उसके मिजाज के मुताबिक ऑपोजिट है। वोकेबलरी के बाद जो एक खास टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो हर तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स में मौजूद होती है,
वो है सेंटेंस कंप्लीशन, जिसको आप हुरूफ़े आम में फिल इन द ब्लैंक्स भी कहते हैं। आपको एक सेंटेंस दिया जाता है जिसमें एक ब्लैंक स्पेस होती है और गिवन ऑप्शंस में से आपने देखना होता है क्या उस ब्लैंक स्पेस में आए तो वो एक परफेक्ट सेंटेंस बन सकता है। सेंटेंस कंप्लीशन में डिफरेंट टेस्ट के अंदर डिफरेंट अंदाज के सेंटेंस कंप्लीशन के सवाल आते हैं। जैसे एक कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है चॉइस ऑफ वर्ड। इसमें आपके पास जो ब्लैंक्स होती हैं उसके साथ दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना होता है डिपेंडिंग अपॉन के मीनिंग क्या बताना चाह रहे हैं आप। मिसाल के तौर पे हमारे पास है आवर फ्लाइट वाज डैश फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद एयरपोर्ट। साफ पता लग रहा है फ्लाइट लाहौर की थी लेकिन लाहौर की बजाय इस्लामाबाद चली गई। अब हमें देखना है कि कौन सा लफ्ज इधर बेहतर है। डाइवर्ट का भी मतलब होता है रास्ता बदल दिया गया, रिफ्लेक्ट का भी मतलब होता है रास्ता बदल देना, डिफ्लेक्ट का भी मतलब होता है रास्ता बदल देना और शिफ्ट का भी मतलब होता है रास्ता बदल देना। लेकिन फ्लाइट के लिए हमेशा हम डाइवर्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि इस तरफ जा रही थी रास्ता बदल दिया। रिफ्लेक्ट तो किसी जगह से टकरा के और डिफ्लेक्ट भी किसी जगह से टकरा कर ही होता है और शिफ्ट का मतलब होता है फ्लाइट ही चेंज कर दी गई। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, ये फ्लाइट जा रही थी लाहौर की तरफ लेकिन इसे मोड़ दिया गया इस्लामाबाद की तरफ। सो डाइवर्ट का लफ्ज हमें इस्तेमाल करना था। ये चॉइस ऑफ वर्ड्स में से एक सवाल था सेंटेंस कंप्लीशन का। सेंटेंस कंप्लीशन में जो दूसरी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो है टेंस के। हमारे पास एक सेंटेंस गिवन होता है जिसके अंदर गिवन ऑप्शन में हमें मीनिंग नहीं जज करना होता, हमें ब्लैंक के अंदर देखना होता है कि सेंटेंस के टेंस के मुताबिक यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है। माई डॉक्टर न्यू दैट आई वुड इवेंचुअली रिकवर एंड डू काइंड ऑफ वर्क दैट आई डैश बिफोर। जो मैं पहले करता था उसी तरह का काम करूंगा। डॉक्टर को पता था मैं ठीक हो जाऊंगा, जैसा काम पहले करता था वैसे ही अब करूंगा। आसान तरीका सॉल्व करने का एक ये भी हो सकता है कि आप चारों को प्लग इन करके देख लें। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की सेंस स्पोकन इंग्लिश की ठीक है तो आपको जज हो जाएगा सिर्फ प्लग इन करने से ही कि कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट लग रहा है। वरना कुछ रूल्स हम सीखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, सीरीज के अंदर। इस एंटी टेस्ट सीरीज के अंदर हम हर टाइप के क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन पे 10-10, 15-15 एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे जिससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस बन सके। सो फिलहाल इस सेंटेंस को मैं सॉल्व कर देता हूं। माई डॉक्टर न्यू दैट आई वुड इवेंचुअली रिकवर एंड डू काइंड ऑफ वर्क दैट आई डिड बिफोर या आई हैड बीन डूइंग बिफोर। यही दो पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि पास्ट की बात होगी यहाँ पे। तो पास्ट इंडेफिनेट में या तो ये जा सकता है तो उसमें सिर्फ डिड आ जाएगा लफ्ज, या फिर इन गिवन ऑप्शंस में से हैड बीन डूइंग पहले जो करता था। वुड हैव बीन डूइंग नहीं हो सकता, वुड हैव डन नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों का मतलब है कि जो काम मैं शायद करता अगर इस पोजीशन में होता तो। हैड बिन डन इसलिए गलत है कि हैड बिन आ गया जब तो आईएनजी वाली फॉर्म आगे आनी है, थर्ड फॉर्म नहीं लग सकती। सो डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। सेंटेंस कंप्लीशन में जो तीसरी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो प्रोनाउन के आते हैं। हमें सेंटेंस दिया जाता है जिसमें प्रोनाउन का कौन सा केस आना है ये हमें बताना होता है। हम प्रोनाउंस वाले लेक्चर में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोनाउन का नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और जेनेटिव केस होता है जिन्हें हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केसेस भी कहते हैं। तो हमें प्रोनाउन से रिलेटेड बाजू का प्रोनाउन एंटीसीडेंट से रिलेटेड जिस पे भी एक वीडियो मौजूद है डिटेल में, आप उसको देखें। हमें इस किस्म की चीज़ें कभी कभी सॉल्व करने के लिए दी जाती हैं। सो आप देखें, इट वॉज डैश हु स्टोल अहमद कार। प्रोनाउन एंटीसीडेंट की बात है, इट वॉज ही आएगा या हिम आएगा, हिज और देयर तो नहीं आ सकते। तो ही इसमें इसलिए आएगा क्योंकि जो भी यहाँ प्रोनाउन आना है उसने ही एक्शन परफॉर्म किया है और वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस ही है। सो हम ही लगाएंगे यहाँ पर। वापस देखते हैं सेंटेंस कंप्लीशन में और कौन सी टाइप का क्वेश्चन आता है। एक प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। हमें सेंटेंस दिया जाता है, प्रेपोजिशन की 4 या 5 ऑप्शंस होती हैं और हमें देखना होता है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। टुडे द स्टूडेंट्स शुड बी रिकॉन्साइल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। अब रिकॉन्साइल्ड के साथ ऑप्शन जो आता होता है प्रेपोजिशन का हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रैक्टिस से ही आते हैं प्रेपोजिशंस, उनके रूल्स नहीं होते। आहिस्ता आहिस्ता बार बार यूज करने से याद रह जाता है कि कौन से वर्ब्स के साथ कौन से प्रेपोजिशंस आते हैं। तो रिकॉन्साइल्ड के साथ विद आया करता है। और सेंटेंस कंप्लीशन की एक और टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें हमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस या कंजंक्शंस यूज करने पड़ते हैं। हमें सेंटेंस ऐसा दिया जाता है जो कि कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें एक से ज्यादा क्लॉजेज होती हैं और बाजू का 2 सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं। हमें देखना होता है कि पहले से पार्ट में डिस्कस होने वाला आइडिया का दूसरे पार्ट में डिस्कस होने वाले आइडिया के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, पहले में दूसरी इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, कॉज एंड इफेक्ट है, क्या चीज हो रही है। उसके मुताबिक हम यहाँ पे अप्रोप्रिएट कंजंक्शन या ट्रांजिशनल डिवाइस लगा देते हैं।
वी हैड रीच द थिएटर इन टाइम डैश डिडंट वॉच द मूवी। हम थिएटर टाइम पर पहुंच गए थे लेकिन हमने फिल्म नहीं देखी, बट डिडंट वॉच द मूवी, लेकिन हमने फिल्म नहीं देखी। यहां स्टिल एंड दो ये मुनासिब नहीं लग रहे। सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस के बाद एक और टाइप के क्वेश्चंस जो एंट्रेंस एग्जाम्स में होते हैं वो हैं एनालॉजी के क्वेश्चंस। एनालॉजी से आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर शायद 12th ग्रेड तक नहीं होते, क्योंकि ये एज सच ग्रामर का टॉपिक नहीं है, ये फिगर्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है। यानी कि ये गुफ्तगू में खूबसूरती पैदा करने के लिए इस डिवाइस को या इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसकी एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया जाता है, दो नाउन्स दे दिए गए या कोई दो वर्ड्स दे दिए गए, वो एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स कुछ भी हो सकते हैं, और फिर 5 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस दे दिए गए। अब हमने चेक क्या करना है, सॉल्व क्या करना है। एनालॉजी सिमिली और मेटाफर की तरह होती है। सिमिली और मेटाफर में हम किसी एक नाउन को दूसरे नाउन से कंपेयर करते हैं किसी कॉमन क्वालिटी की बेसिस पे। एनालॉजी में भी हम इसी तरह से कंपैरिजन ही ड्रॉ करते हैं, लेकिन अब की बार किसी एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से कंपेयर करने की बजाय जो गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स होता है, ये जो दो अल्फाज गिवन है, इनका आपस में जो रिलेशनशिप है, इनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है, उस ताल्लुक को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और फिर वही ताल्लुक हम ढूंढते हैं कि और कौन से पेयर ऑफ वर्ड्स में मौजूद है। टेलर कैश चेक करता है, काउंट करता है बैंक के अंदर, यानी बैंक का एक मुलाजिम है। अब हमने देखना है क्या हमारे पास कोई ऐसा पेयर ऑफ वर्ड्स मौजूद है जिसमें वर्कर का जिक्र हो और बाद में उस जगह का जिक्र हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र हो जहां वर्कर काम करता है। आर्टिस्ट और म्यूजियम में ये रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि म्यूजियम में सिर्फ आर्ट पीसेस नहीं पड़े होते और म्यूजियम का मुलाजिम भी नहीं है आर्टिस्ट। चेक और कैशियर का भी ये ताल्लुक नहीं है, कैशियर चेक का मुलाजिम नहीं है। वेटर और रेस्टोरेंट का यही ताल्लुक है। लेकिन अभी हमने इसको सिलेक्ट नहीं कर लेना, अभी बाकियों में भी चेक करना है क्या और भी कहीं यही रिलेशनशिप मौजूद है। अगर और भी कहीं यही रिलेशनशिप मौजूद हुआ तो हम समझ जाएंगे कि फिर हम गलत रिलेशनशिप कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक ही पॉसिबल आंसर है, हमने नया रिलेशनशिप ढूंढना है दोनों का, फिर उस रिलेशनशिप के मुताबिक सॉल्व करेंगे। इसकी भी डिटेल्ड एक्सरसाइजेज अगली वीडियोस के अंदर आएंगी। बोरोअर उधार लेने वाला, उधार ये आपस में वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप नहीं शो कर रहे। मॉर्नर जो अफसोस करता है, ताज़ियत करता है, फ्यूनरल किसी जनाजे पर, इनका भी आपस में वो ताल्लुक नहीं है। सो ई ऑप्शन, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, सारी ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ एक सी ऑप्शन ठीक है। फिर एनालॉजी की भी आगे बहुत सारी टाइप्स होती हैं। डिग्री ऑफ इंटेंसिटी कभी कभी डिस्कस हो रही होती है, एक वर्ड की दूसरे वर्ड के साथ क्या शिद्दत का ताल्लुक है। टाइप एंड कैटेगरी, पहला वर्ड टाइप होता है किसी कैटेगरी का, जैसे बॉटनी है बायोलॉजी की एक कैटेगरी, बायोलॉजी की एक सब टाइप है। पार्ट टू होल, जैसे हैंड है बॉडी के लिए। फंक्शन, जैसे चार्जर का फंक्शन है चार्ज करना। मैनर, जैसे ईटिंग हेस्टीली, खाना खा रहा है मगर तेजी के साथ। सिंबल, जैसे डव है, परिंदा होता है एक जो पीस का सिंबल है। जैसे एक्शन एंड सिग्निफिकेंस, ये भी रिलेशनशिप कभी चेक हो जाता है। जैसे डिफॉरेस्टेशन है जिसकी सिग्निफिकेंस क्या है, डिटीरियोरेशन, तबाही आ रही है जिसकी वजह से। इसके अलावा हमारे पास एक कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हर तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स और जॉब टेस्ट में होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन। हमें एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और फिर उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाता है। अब ये सवाल टेक्स्ट बेस्ड फैक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे आप वीडियो पॉज करके ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए और देखिए उन्होंने एक टेक्स्ट बेस्ड फैक्ट पूछ लिया आपसे। उन्होंने कहा वर्ड्स हैं इसके अंदर यूज हुए दिस और दैट सेकंड सेंटेंस के अंदर, वो किसको रेफर कर रहे हैं, तो आपने ढूंढना है उसी के अंदर वो किसको रेफर कर रहे हैं। कभी कभी एनालिटिकल सवाल भी पूछ लिया जाता है, आपको तजजिया करना पड़ता है। जैसे उसने कहा सिलेक्ट द चॉइस क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड हार्डली इन द लास्ट सेंटेंस। अब आपने पैराग्राफ पढ़ा, आपने खुद आइडेंटिफाई किया कि यार ये हार्डली लफ्ज का क्या मतलब बनता है, फिर आपने उस मतलब के मुताबिक इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, आपको तज्जिया करना पड़ा। सो कॉम्प्रीहेंशन में दो तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। टेक्स्ट बेस्ड फैक्ट्स भी सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, आपने पैसेज में से ही ढूंढना होता है, और कभी कभी थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको तज्जिया करना पड़ता है। आखिर में दो और टाइप के क्वेश्चन बताऊँ आपको जो एंट्रेंस एग्जाम्स और जॉब टेस्ट में आते हैं। पहली टाइप है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये मिलते जुलते हैं आपस में दोनों टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि दोनों में हमने ग्रामेटिकल गलतियां निकालनी होती हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस में क्या होता है, हमें दो या एमडी कैट की सूरत में 4 तरह के सेंटेंसेस, यानी एक ही सेंटेंस 4 टाइम्स लिखा होता है। कुछ यूनिवर्सिटी टेस्ट में सिर्फ 2 दफा लिखा होता है,
कुछ टेस्ट के अंदर 4 दफ़ा सेंटेंस लिखा होता है, लेकिन 4 में से या 2 में से सिर्फ एक ही दफ़ा ऐसा सेंटेंस लिखा होता है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होता, यानी वो कंप्लीटली एरर फ्री सेंटेंस होता है, और बाकियों में कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म की गलती ज़रूर मौजूद होती है। हमने जो गलत सेंटेंसेस होते हैं उनको छोड़कर सिर्फ जो करेक्ट सेंटेंस होता है उसको आइडेंटिफाई कर लेना होता है। जैसे मैगन गोज टू हांगकांग एवरी जनवरी, दूसरा सेंटेंस है मैगन्स गोइंग टू हांगकांग एवरी जनवरी। अब अगर आप थोड़ा सा भी फेमिलियर हैं इंग्लिश लैंग्वेज से तो आपको अंदाजा होगा कि जब कोई काम इंटरवल्स के बाद यानी वक्फे वक्फे से लेकिन रेगुलरली होता हो तो हम उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हम उसमें फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। सो ए हमारा करेक्ट आंसर था, बी रॉन्ग आंसर था। ग्रामेटिकल एरर से रिलेटेड एक दूसरी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं फाइंड द एरर। ये बहुत सारे टेस्ट के अंदर ये वाली टाइप का क्वेश्चन आता है। आपके पास सेंटेंस गिवन होता है जिसके कुछ पार्ट्स अंडरलाइंड होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और उनको मार्क किया होता है ए बी सी डी और ई। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो अंडरलाइंड पार्ट्स हैं उनमें से क्या कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर है कि नहीं। अगर एरर है तो उसको सर्कल कर दें, और अगर कहीं एरर नजर नहीं आ रहा तो आप ई को सर्कल कर दें। हम इस सेंटेंस को फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। द वीकर द स्टेज एक्टर परफॉर्म्ड द डोमिनेंट द ऑडियंस बिकेम। ग्रामर से अगर आपकी शनासाई है तो आप समझते होंगे कि कंपैरेटिव डिग्री अगर एक दफा इस्तेमाल हो तो दूसरी दफा भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। द वीकर के बाद द मोर डोमिनेंट आना चाहिए था। सो यहां एक ग्रामेटिकल एरर है, हमने इसको सर्कल करना था। यूं हमने डिस्कस कर लिए कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स और जॉब टेस्ट के अंदर। इन तमाम टाइप के क्वेश्चंस पे हम डिटेल्ड वीडियोस इनकी एक्सरसाइजेस पे बनाएंगे, टेक्निक्स बताएंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कम से कम गलतियां करने के इम्कानात क्या हैं, और इनको कैसे अपने अंदर ये स्किल डेवलप किया जा सकता है कि इनको मैक्सिमम आप दुरुस्त आंसर करें और मैक्सिमम मार्क्स हासिल करें। सो अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहें तो हमेशा के लिए आपको ये फायदा देगी और आप अकेडमीज के चक्कर से हमेशा बच जाएंगे। आप 50,000 से 60,000 की फीस, 30 से 40,000 की बुक्स, इनसे बच जाएंगे। आखिर में एक छोटा सा सवाल आपका मैं लेता चलूं कि अगर सब एंट्रेंस एग्जाम्स जॉब टेस्ट में आफ्टर 12th ग्रेड इसी तरह के सवालात आते हैं तो फिर डिफरेंस क्या होता है इन टेस्ट के अंदर? डिफरेंस लेवल ऑफ डिफिकल्टी का होता है। जितने मुश्किल सवालात आपको यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज के एंट्रेंस एग्जाम्स में उससे ज़्यादा मुश्किल, और जॉब टेस्ट में उससे ज़्यादा मुश्किल सवालात आते हैं। हम भी इसी तरह से लेवल बाय लेवल चलेंगे, पहले थोड़े से आसान सवाल सॉल्व करेंगे, फिर थोड़े मुश्किल, फिर उससे ज़्यादा मुश्किल। और अगर आप इस शॉर्ट 15 से 20 वीडियोस के सीरीज को अच्छी तरह से समझ गए, प्रैक्टिस कर गए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रहमान आपको सारी उम्र इन टेस्ट की प्रेपरेशन करने के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, और आप कभी भी रैंडमली कोई भी टेस्ट दे सकेंगे, चाहे वो गैट का टेस्ट हो, चाहे वो नेट का टेस्ट हो, चाहे वो एमडी कैट का टेस्ट हो, चाहे वो ई कैट का हो, चाहे जॉब टेस्ट हो। आप हर टेस्ट में इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स ही हासिल करेंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। और अगर वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हुआ है या कोई बात समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें फीडबैक मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।